Hello my very dear CMA intermediate students. So in this video I am going to tell you how to clear your CMA intermediate examination just in 40 days. Yes, you heard it right कि ये 40 दिनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम जितनी करीब होती है उतनी ज़्यादा गलती करने के हमारे चांसेस होते हैं. तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिए so that I'll tell you the strategy, what to do, what not to do in the remaining 40 days. एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आप लोगों को बता दूं कि आकाश अग्रवाल क्लासेस का सबसे बड़ा गिव अवे एंड ऑल्सो योर फेज 3 का अनाउंसमेंट, जैसे कि आप ऑलरेडी सक्सेस बैच सीजन 7 का फेज 1 अटेंड कर चुके हो, सुपर संडे किया है, वीकेंड का वार किया है, फेज 2 चल रहा है और फेज 3 का अनाउंसमेंट विद द बिगेस्ट गिव अवे एवर इज गोइंग टू बी ऑन 3rd of May at 8 PM. तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, 3 तारीख को लाइव आना है हमारे YouTube चैनल पे. ये जानना है कि AEC क्या गिव अवे देने वाला है ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में. ऑल्सो योर फेज 3 का अनाउंसमेंट विल बी देयर. सो लेट अस कम टू योर हाउ टू क्लियर इंटरमीडिएट इन 40 डेज. मेरा पहले तो ना मैंने ये 40 डेज को 20 और 10 डेज में डिवाइड कर लिया है. ऐसे क्यों किया है मैंने, बात समझेंगे. 20 डेज प्लस 10 डेज में 30 डेज में आपका काम होना चाहिए. आखिरी के 10 डेज का क्या, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में. सो पहले 20 दिन में आप सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो. कैसे करें मैम? बेटा कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट. आप करना चाहते हो कि अगर आप मान लो 3 दिन 4 दिन 5 दिन सिर्फ टैक्स करेंगे तो कुछ स्टूडेंट को वैसा भी जम जाता है. कुछ स्टूडेंट का ऐसा नहीं होता है, कहते हैं हम दिन में 2 सब्जेक्ट चलाना चाहते हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चला सकते हो, जैसे कि टैक्स प्लस कॉस्टिंग या कॉस्टिंग प्लस अकाउंट्स, टैक्स प्लस लॉ. ये किस पे डिपेंड करेगा मैम कौन सा सब्जेक्ट हम उठाएं? बेटा ये डिपेंड करता है कि आप अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट उठाओ रिविजन के लिए और उसके बाद एक वीक वाला या जिसमें कॉन्फिडेंस कम है वो उठाओ. क्योंकि अगर जिसमें कॉन्फिडेंस कम है वो एंड के लिए आपने रखा ना, तो वो एंड तक कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं. तो एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ एक वीक सब्जेक्ट उठाओ ताकि स्ट्रॉन्ग होगा और वीक एक अच्छे खासे लेवल पे आएगा. जितना आप एग्जाम के पास जाओगे उतना डर बढ़ेगा, उतना इम्पैक्ट अपने सब्जेक्ट पे आएगा. तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको कॉम्बिनेशन बहुत सोच समझ के बनाना है. इसलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो आप एंड तक देखोगे आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मिलेगी. सो फॉर एग्जाम्पल आपने कॉम्बिनेशन बना दिया है टैक्स प्लस कॉस्टिंग का. ये दोनों सब्जेक्ट मिला के आप 8 से 10 दिन लेंगे अच्छे तरीके से. मतलब आप अराउंड 5 आवर्स देंगे, 4 आवर्स देंगे, 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, मैं मान के चल रही हूँ. क्योंकि आप सक्सेस बैच भी अटेंड कर रहे हो, वो करना मस्ट है, क्योंकि वो आप करोगे तो उसके साथ साथ आपके यही सब्जेक्ट रिवाइज होते जा रहे हैं. जैसे कि टैक्सेशन रिवाइज हो रहा है, अकाउंट्स रिवाइज हो रहा है, लॉ रिवाइज हो रहा है. कॉस्टिंग का क्या बोला ना, फेज 3 का अनाउंसमेंट है, एक फेज में एक सब्जेक्ट आ रहा है. शायद फेज 3 में तुम्हारा आ जाए, शायद उसके लिए आपको आना पड़ेगा लाइव. सो आपको मैं बता दूं, आप फॉर एग्जांपल आपने टैक्स और कॉस्टिंग उठा दिया या आपने उठा दिया टैक्स प्लस अकाउंट्स और आपने डिसाइड ही कर लिया है कि 8 से 8 दिन में ये दोनों सब्जेक्ट हम कवर करेंगे. फिर आप अगले फेज में आपके उठाओगे कॉस्टिंग प्लस लॉ और डिसाइड ही कर लोगे कि अगले 8 से 10 दिन में मैं 2-3 दिन बफर में रहने दो. 8 ही घंटा पढ़ रहे हो मानो ना, 6 ही घंटा पढ़ रहे हो मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि बाद में अगर पीछे रह गए तो आपको बहुत टेंशन ना हो. आप इतना क्रक्स पे बना दोगे ना 3 दिन में कॉस्टिंग खत्म ही होना चाहिए. भाई कैसे प्रैक्टिकली होगा क्या? नहीं. तो प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम टेबल प्रैक्टिकल ना हो तो जब ये प्रैक्टिकलिटी आपके एग्जीक्यूशन में नहीं आती है ना, फिर हमको लगता है हमारा तो टाइम टेबल ही फॉलो नहीं हो रहा है, हम तो फेल ही होने वाले, हम तो यही होने वाला है, वही होने वाला है. उससे अच्छा 2 दिन एक्स्ट्रा रखो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये आप लोगों का टाइम टेबल है फॉर मान लो 10 डेज 1 सब्जेक्ट, 10 डेज 1 सब्जेक्ट. अब मैम हमने सब्जेक्ट तो उठा लिया, बट उसके अंदर क्या करना चाहिए? तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपका मेन कंटेंट, जैसे अगर आप एएससी के स्टूडेंट हो तो आपको हर सब्जेक्ट की मेन बुक मिली हो, जहाँ के भी स्टूडेंट हो मेन बुक तो कम से कम हर कोई दे ही देता है भाई, तो मेन बुक तो आपको मिली होगी. तो वो मेन बुक से आप क्या करोगे बेटा? रिवाइज करोगे. आपकी जो मेन बुक है जिससे आप अब तक पढ़ते आ रहे थे उससे
उसके साथ साथ आप मॉड्यूल का भी कवरेज करेंगे। अब आप मेरा सब्जेक्ट कर रहे हो तो मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का मॉड्यूल करा दिया है, तो आपके पास कोई सम अगर मार्क कर रखा होगा तो उतना ही करने की जरूरत है, नहीं तो जरूरत नहीं है। लेकिन आप कौन सा रेफर कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अभी तक मेरे रेगुलर बुक आपके पास नहीं है, कहीं और से पढ़ रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि नहीं मॉड्यूल एक बार देख लेनी चाहिए, तो ऑफकोर्स देख लेनी चाहिए। मॉड्यूल देखना मस्ट है। मैं मेरे सब्जेक्ट के लिए या एईसी के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ये आपको क्लास में करा देते हैं, तो आप एक दो बार देख चुके हो। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो आपने करनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एमसीक्यू एंड थ्योरी। अभी अभी मैं ग्रुप 2 के एफएम का जो सक्सेस बैच लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स के एमसीक्यूज भी करा दिए हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको एक सब्जेक्ट के लिए मान लो 2 सब्जेक्ट मिला के 8 से 10 दिन दिए है ना बेटा, तो वो इसलिए दिए ताकि आप थ्योरी जहाँ जहाँ रेलेवेंट है वो थ्योरी करो, जहाँ जहाँ एमसीक्यू रेलेवेंट है वो एमसीक्यूज करो। एमसीक्यू तो हर चैप्टर में ही रेलेवेंट है खैर। और उसके साथ साथ आप कवर करेंगे पास्ट पेपर, भले एमक्यूपी इस फेज में ना हो पाए, बट बेयर मिनिमम आप क्या कवर करेंगे, आप कवर करेंगे आपके पास्ट पेपर। इतना हमारा इस फेज में होना चाहिए ही चाहिए। जो भी सब्जेक्ट है फुल फ्लेज एग्जॉस्टिव वे में खत्म होना चाहिए। फिर बात आएगी कि इस फेज में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करोगे। आपके लिए मैंने पूरी तरीके से बाइफिरकेशन करके दिया है डूज एंड डोंट्स का। बेटा इस फेज में आप सिलेक्टिव कवरेज मत करो, जैसे कि कॉस्टिंग के मार्जिनल में से आखिरी के 10 क्वेश्चन ही कर लिए बस, नहीं, वो इस फेज के लिए नहीं। मैं बताऊंगी ना कब करना है, लेकिन इस फेज में आप फुल कवरेज करेंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज करेंगे, स्किप नहीं करेंगे कोई भी चैप्टर्स। मैम लेकिन कोई कोई चैप्टर हमको आते ही नहीं है, तो बेटा उस चैप्टर का कम से कम जितना चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतना तो करो। जैसे कि कॉस्टिंग में आप मान लो कि आप लोगों को बजट में डिफिकल्टी होती है, मान लो होती नहीं है बट मान लो डिफिकल्टी होती है, आपने सोचा है कि ये टॉपिक हमको नहीं करके जाना है, नहीं, बजट का कम से कम कैश बजट करो, आसान है, फ्लेक्सिबल बजट करो, आसान है। हो सकता है आपको प्रोडक्शन में दिक्कत हो सकता है, पर उस चैप्टर में से जितना टॉपिक आता है ना उतना सम करके जाओ। अगर भगवान ने आप पे क्या बोलते हैं रहम कर लिया और उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इसीलिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। और एक चीज आप लोग ना राइट एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ये मत करना डोंट में है हम हर क्वेश्चन को मैम हम लिख लिख के करेंगे, नहीं बेटा। आपके जो मास्टर सम्स है उनको लिख लिख के करो, हर चैप्टर के 3-4 सम उठाओ जिसको आप लिख लिख के करेंगे, लेकिन बाकी के रफ में सॉल्व करो। हर सम लिख लिख के करोगे उतना समय आपके पास नहीं है। क्या आप लोगों ने करनी चाहिए, सॉल्विंग सिलेक्टिव करो, मास्टर सम ढूंढो और उनको मार्क करो, क्योंकि ये मार्किंग आपके अगले 10 दिन में काम आने वाली है। तो अभी लगता है ये 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं अटक रही हूँ, जो मुझे नहीं बन रहा है, ये अगर आ गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसे वाले कोई टॉपिक होंगे ना, क्वेश्चन होंगे ना, उसको मार्क करके रखो ताकि अगले फेज में फिर से आपको उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। और इस फेज का सबसे बड़ा डू है एमसीक्यूज। आप लोगों को एमसीक्यूज करने ही करने चाहे जो हो जाए। मैम फिर अगले 10 दिन में क्या करें बेटा, ये लास्ट टचअप वाला फेज होता है, कुछ नया नहीं करना है आप लोगों को ना। सबसे पहले जैसे कि मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो हमने क्लास के अंदर ए कैटेगरी सम्स निकाल के रखे हैं, वो ए कैटेगरी सॉल्व करो एंड बी कैटेगरी देख कर लो, ओवरव्यू करो। पास्ट पेपर एंड एमक्यूपी, अगर पास्ट पेपर उस फेज में नहीं हुआ है तो इस फेज में करके लो, उस फेज में हुआ है तो आपने मार्किंग की होगी कौन सा वाला आपने वापस करना चाहिए उतना करके लो, एमक्यूपीज करके लो एंड एमसीक्यूज फिर एक बार क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवाइज, क्योंकि एमसीक्यूज आप लोगों को आते हैं 30 मार्क के। ग्रुप 1 एक वास्ट ग्रुप है, ग्रुप 2 की जब हम बात करते हैं तो वो इतना वास्ट नहीं होता है, बट आपका ग्रुप 1 वास्ट है। उस वास्ट में अगर आपको पास होना है तो आपको लगेंगे आपके एमसीक्यू के मार्क्स, इसलिए एमसीक्यू फिर एक बार रिवाइज करेंगे। बट यहाँ पे प्लान क्या करें, 2 प्लान है, 2 सब्जेक्ट लो और 2 दिन लो और एक सब्जेक्ट खत्म करो। कॉस्टिंग आपने कितने दिन में खत्म किया, 2। रिवीजन है ना बेटा, एग्जाम अभी आपके 10-15 दिन पे ही है,
तो मैराथन जैसे आप रिवाइज करेंगे कॉस्टिंग 2 दिन, 3 दिन कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। 10 दिन बफर में रखे हैं मैंने, बफर में डेज रखना बहुत जरूरी है। 40 दिन की स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, एक भी दिन हिल गया फिर ढूंढोगे अब वो बचा हुआ दिन कहाँ कवर करना है। सो इसीलिए आप लोगों को 40 to 40 डे की स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। 10 दिन एक्स्ट्रा बफर में रखो, इधर से कुछ कम पड़ गया तो वहां पे हमको कवर करने को आएगा। प्लस लास्ट सब्जेक्ट के लिए लगते हैं अपने को वो 10 दिन, इसलिए छोड़े खाली रखो। कॉस्टिंग के 2 से 3 दिन लग गए, टैक्स के मान लो आपको 3 दिन लग गए, अकाउंट्स आप 2 दिन लो पूरा रिवाइज करो, लॉ भी आप 2 दिन लो या रिवाइज करो, या लॉ को अलग से पूरा नहीं होता है तो इन्हीं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो लॉ, 1/3 इधर 1/3 इधर 1/3 इधर, भले ही फिर दिन बढ़ा लो। इस तरीके से भी आप करोगे तो आपका 10 से 12 दिन में कवर हो जाएगा। या तो डेली 2 सब्जेक्ट आप टैक्स लो और कॉस्टिंग लो, 4 दिन में खत्म करो दोनों सब्जेक्ट, 4 क्या 5 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट्स लो और लॉ 2 से 5 डेज में खत्म करो, 10 2 दिन एक्स्ट्रा, 10 से 12 दिन में आपको ये फेज कवर करना है, जिसमें अब आप फेल के नहीं पढ़ेंगे। अब आप सिर्फ ओनली लिखा है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी अगर आप मेरे फेजेस अटेंड कर रहे हो एएसी के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने एफएम की अपलोड कर दी है, ओएम का भी चल रहा है तो ओएम का अपलोड हो रहा है, ग्रुप 2 की बात कर रही हूँ, लाइकवाइज ग्रुप 1 की है। तो जो जो चीजें अपलोड हो रही है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फाइल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिली है तो इस डिस्क्रिप्शन में 1 रुपये का एक कोर्स है, उसको परचेज करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये अगर आप बस कोर्स में एंट्री आने के लिए है। फिर उसके अंदर हमारे चार्ट बुक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड में जो रिवीजन करना है वो, ऐसे कोई लेक्चर जो हम यूट्यूब पे ले रहे हैं बट वो प्राइवेट हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट वाले हैं, तो वो उधर आके आपको करने मिलेंगे। लेकिन गूगल फॉर्म भी भरना मैंडेटरी है, और अनपढ़ और रोते हुए बच्चे और उनको गाइड करने वाले लोग, इधर ध्यान देना भाई, हमने उधर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, सोच समझ के गूगल फॉर्म भरेंगे। अगर आपको एएसी का रिसोर्स यूज करना है तो इसका मतलब आप एएसी के कहीं ना कहीं स्टूडेंट हो रहे हो, इसलिए रिसोर्स यूज करना है तो आप गूगल फॉर्म भरेंगे। तो इट इज कंप्लीटली अप टू यू, इफ यू वांट यू कैन एक्सेस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर्स और द नोट्स व्हिच वी प्रोवाइड। सो ये आपके आखिरी 10 दिन का फेज होगा। फिर रिमेनिंग बेटा, रिमेनिंग आपके पास 8 से 10 दिन बचते हैं, जिसमें के लास्ट आपका जो भी पेपर नंबर रहेगा, आपका पहला जो भी पेपर रहेगा, एंड फॉर योर फर्स्ट पेपर यू हैव टू स्टडी अ लॉट। ऐसा लगता है ना पहला पेपर है, ज्यादा पढ़ते, करेक्ट है कि नहीं है? तो आप लोग बिजनेस लॉ पर से, तो आप लोगों को लॉ ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप 4 दिन बाहर ही रख दो, 4 से 5 दिन मान लो बाहर ही रखो, मतलब उसको गिनो मत किसी चीज में। बचे हुए 4 से 5 दिन में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाओ और सीक्वेंस में आने वाला लास्ट सब्जेक्ट उठाओ। लॉ तो गया क्योंकि लॉ के लिए हमने 4-5 दिन रख दिए हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एक और बार रिवाइज करके लो, और जो आपकी सीक्वेंस में लास्ट आता है, क्योंकि हो सकता है तब तक एनर्जी कम हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो गया है, डर लग गया तो क्या, तो आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को एक बार क्या करेंगे, क्विकली रिवाइज कर लेंगे। आपको आपका कुछ रह गया होगा तो वो रिवाइज करेंगे। आखिरी के 4 to 5 डेज सिर्फ लॉ एंड एथिक्स को जाएंगे, उसके एमसीक्यू, उसके पास पेपर, उसके एमक्यूपी, प्लस आपको इधर से कुछ करना होगा। तो मतलब इसको खुले रखो, बहुत पैकअप मत रखो इस शेड्यूल को, आराम से, क्योंकि एग्जाम फ्री माइंड से आप दे पाओगे। भाई इस फेज के डोंट क्या है, कोई नया चैप्टर अब मत उठाओ जो आज तक आपने टच ही नहीं किया है। आज हम उसको टच करके देखेंगे, नहीं, टच करने का टाइम गया, अब नहीं, नो न्यू टॉपिक, नो न्यू चैप्टर, कुछ टच नहीं, अभी खत्म, जो करना था कर लेना था, अभी आप बहुत लेट हो उसके लिए बेटा। डोंट इग्नोर वेटेज, अब इस फेज में वेटेज इग्नोर मत करो, अब इस फेज में आप प्रायोरिटी सेट करो। कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट है कॉस्ट शीट, ऑपरेटिंग, मार्जिनल स्टैंडर्ड लास्ट में। उल्टा बोल रहे हो क्या बेटा? यही सही स्ट्रैटेजी होती है, कॉस्टिंग की भी स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगी। तो आप अब वेटेज वाइज जाओगे, अब आप सिर्फ मैराथन पे रिलाई नहीं करोगे। डोंट लिखा है, कोई तो आएगा ना जो 1-2 दिन का मैराथन लेके आएगा, सिर्फ उतना ही पढ़ के जाएंगे। मैराथन आपको एक अपर एज देगा, बट सिर्फ मैराथन पे रिलाई नहीं करेंगे। टैक्स है, कॉस्टिंग है, अकाउंट्स है, लॉ है, सब लेंदी है, ग्रुप 1 की बात चल रही है, सेल्फ स्टडी मस्ट है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मैराथन्स पे रिलाई नहीं करेंगे, उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई चालू रखेंगे। पास्ट पेपर एमक्यूपी इस फेज का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा।
आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बाजू वाला, आजू वाला, उस पेज वाला, टेलीग्राम वाला क्या पढ़ रहा है आपको लेना देना नहीं है। और अपने प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट की भी, कि कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाए, कौन सा सब्जेक्ट लास्ट में उठाए। इन जनरल कुछ यूनिवर्सल थिंग्स है आप लोगों के लिए। यूनिवर्सल थिंग ये है कि मुंह मत मारो बेटा। क्या मतलब मुंह मत मारो? टेलीग्राम पे ऐसा कुछ आ जाए ना एक दिन में पास हो जाए, हेडिंग लिखी होती है, सच में थोड़ी होते हैं ऐसे ही। वो 80% ही लोग हैं जो क्लियर नहीं होते, वही सर्कुलेट करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मुंह मारना बंद करो। आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका दोस्तिन, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, whomsoever concern, क्या कर रहे हैं आपको लेना देना नहीं है। सिर्फ फोकस ऑन योर सेल्फ, माइंड में। ये अगर आप नहीं करोगे बड़ा नुकसान होगा। सेल्फ स्टडी बेटा आखिरी के कुछ दिनों की रहने वाली है। ऑफकोर्स रिविजन लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ रिविजन लेक्चर ही पास कराएंगे ये दिमाग से हटाओ। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अभी सेल्फ स्टडी वाला फेज। स्टे अवे फ्रॉम निगेटिविटी। इस पर मैंने रिसेंट में एक शॉर्ट बना के भी डाला है। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी किसी इंसान से आ रही है, किसी जगह से आ रही है, किसी सोशल मीडिया ऐप से आ रही है, किसी चैनल से आ रही है, इग्नोर। इग्नोर मतलब बंद, लॉक, ताला, खत्म, टाटा बाय बाय। बीट एनी पर्सन, एनी फ्रेंड, कितना भी इम्पोर्टेंट रहने दो आपके लाइफ से, क्योंकि ये जो निगेटिविटी है ना ये आपका रिजल्ट भी नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। बेटा फिर ये निगेटिव लोग नहीं आएंगे समझाने के लिए कि हाँ हाँ यार दिक्कत हो गई, यही लोग हैं जो और नेगेटिव करेंगे। फिर एग्जाम के बाद अलग सा डिप्रेशन आ जाता है, फिर ऐसे लगता है वापस से दो या ना, तो डरा नहीं रही हूँ, सच बता रही हूँ। तो थोड़ा निगेटिविटी से क्या रहोगे, दूर रहोगे। फोकस ऑन यू। मैं कहते हैं ना मी माई सेल्फ एंड यू। खुद पे ध्यान दो। कोई डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा है। मी एंड माई सेल्फ, चलो 3 होता है ना, आई मी एंड माई सेल्फ, यस। सो फोकस ऑन ओनली एंड ओनली योर सेल्फ। आपकी पढ़ाई, आपके टारगेट्स, आपकी स्टडीज़, कौन क्या कर रहा है उससे आप पास नहीं होने वाले। आप पास होंगे आपकी एफर्ट्स से। आपके एफर्ट्स दूसरों को देख के नहीं आने चाहिए, आपके एफर्ट्स खुद को देख के आने चाहिए कि आप में किस चीज़ की कमी है, आपको किस चीज़ की रिविजन की ज़रूरत है। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू ऑल। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड योर ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी। डोंट फॉरगेट, वंस अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल कि आप लोगों का 3rd May को बहुत बड़ा गिव अवे, एंड ट्रस्ट में ये गिव अवे आपको आपके June 25 एग्जाम के लिए बहुत मदद करने वाला है। मैंने कुछ तो बता दिया है, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ आपको पता चलेगी आप लोगों के 3rd May 8 PM ऑन आवर यूट्यूब चैनल लाइव। डोंट फॉरगेट, डू शेयर दिस वीडियो। और कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक पे क्या वीडियो चाहिए, मैं वीडियो लेकर आऊँगी। सी यू ऑल, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।